हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे इस डीटेक स्कूल चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पूरे के पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर भी है ये, वो देखने वाले हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस आपको इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। मींस ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं। सो आपको करना क्या है, आपको मेरे वीडियोस को ध्यान से देखना है। अगर आपने मेरे वीडियोस को ध्यान से देख लोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और पूरा का पूरा जो डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट है उसका पूरा का पूरा फंडा आपको क्लियर हो जाएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इस टाइप की और भी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है। इसके लिए जैसा कि हमने अपने पिछले वाले वीडियोस में समझा था कि अगर हमें अपने डेटा को मेंटेन करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ये बोलते हैं कि हम अपने डेटा को उनके सिस्टम में रख सकते हैं और साथ ही साथ वो हमें बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे और उसके एवज में हमें थोड़ा बहुत उनको रेंट पे करना पड़ेगा। ये आपका एक बेस्ट ऑप्शन था अपने डेटा को मेंटेन करने का। तो जो मार्केट में आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, डीबीएमएस सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको एक सपोर्ट क्वेरी प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू आप अपने डेटा को मेंटेन कर पाते हो। मतलब आप अपने डेटाबेस से डेटा को रीड कर पाते हो, डेटाबेस में डेटा को राइट कर पाते हो या डेटाबेस में डेटा को अपडेट कर पाते हो। ये सारी चीजें आप अपने उस सपोर्ट क्वेरी के थ्रू कर सकते हो और वो जो सपोर्ट क्वेरी होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। ये ग्राफ मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। सो जब भी आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो तो वो आपको एज अ पैकेज दो चीज़ें देता है। एक डेटाबेस जो कि आपके डेटा को रखने के काम आता है एंड सेकंड उसके ऊपर कुछ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो आपके डेटाबेस को मेंटेन करने के काम आता है। एज अ यूज़र अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को एक सपोर्ट क्वेरी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और ये बताते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को कि हमें अपने डेटा के साथ क्या करना है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर उस क्वेरी को रीड करता है और आपके बिहाफ पे डेटाबेस को चेंज करता है और रिजल्ट एज अ रिस्पॉन्स सेंड करता है। जो रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो यहाँ पे दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो आई एम होपिंग कि आप लोगों को स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एसक्यूएल होता क्या है। सो जैसा कि मैंने बताया कि एसक्यूएल क्वेरी जो होता है आपका हर एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के लिए एक सपोर्ट क्वेरी होता है और वैसे तो मार्केट में बहुत सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं बट उनमें से मैंने कुछ के एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं जैसे माइस्क्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स हैं। मार्केट में और भी बहुत सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सो हम अपने इस चैप्टर को समझने के लिए माइस्क्यूएल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को अपने लोकल सिस्टम पे मीन्स लैपटॉप या कंप्यूटर पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। सो जिन लोगों के पास भी लैपटॉप या कंप्यूटर है वो माइस्क्यूएल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को अपने लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। माइस्क्यूएल आपका एक ओपन सोर्स आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट dev.mysql.com से डाउनलोड या और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। पैसे सॉफ्टवेयर के नहीं लगते, पैसे लगते हैं आपके डेटा को उनके सर्विस प्रोवाइडर के डेटाबेस में रखने के लिए पैसे रेंट किए जाते हैं। आपके केस में चूंकि आपने माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर को अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल किया है और अपने डेटा को अपने ही लोकल सिस्टम कंप्यूटर या लैपटॉप के डेटाबेस में या बोले तो स्टोरेज में रखोगे तो आपके केस में ये पूरा का पूरा सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको इसकी कोई पैसे देने नहीं है। सो माइस्क्यूएल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को अपने लोकल सिस्टम पे कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है अपने एक सेपरेट वीडियो में। तो जिन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वो मेरे उस वीडियो को देखें। मैंने वीडियो का लिंक ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंट में दे रखा है और उसके साथ ही साथ मैं अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा।
तो आप मेरे उस वीडियो को देखें और MySQL DBMS सॉफ्टवेयर को अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप कर लें। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने MySQL सॉफ्टवेयर को अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया होगा। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं SQL के बारे में। सो पहला पॉइंट है SQL इज केस इंसेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि आप SQL स्टेटमेंट में जो भी आप क्वेरी लिखते हो, जो भी आप SQL का क्वेरी लिखते हो, वो उसमें आप या तो अपर लोअर केस में लिखो या अपर केस में लिखो, दोनों SQL स्टेटमेंट के लिए सेम ही माना जाता है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लोअर केस लिखा है या कैपिटल केस अपर केस में लिखा है, बोथ आर इक्वल सेम। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, ऑलवेज एंड SQL स्टेटमेंट विथ अ सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि जो आपका SQL का स्टेटमेंट होता है, एक SQL का स्टेटमेंट आपका सेमीकोलन से क्लोज होता है। मतलब आपने जब एक SQL स्टेटमेंट एक वन SQL क्वेरी लिख लोगे तो उसके एंड में आपको सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, इसी से आपका DBMS सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करता है कि सेमीकोलन के पहले वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका एक क्वेरी है और सेमीकोलन के बाद वाला जो आपने लिखा है वो आपका दूसरा क्वेरी है। सो आपको सेमीकोलन एंड ऑफ द SQL स्टेटमेंट देना कंपलसरी ही है। सो अब देख लेते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वो सेकेंड पॉइंट का ही एक सबसेट है। सो जैसा कि हमने सेकेंड पॉइंट में देखा कि एक SQL क्वेरी के एंड में हमें सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, तो अगर आपका SQL क्वेरी मल्टी लाइन हो गया, मतलब एक से ज्यादा लाइन है उसमें, तो क्या आप हर एक लाइन पे सेमीकोलन लगाओगे? तो नहीं। जैसा कि सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जब आपका एक SQL क्वेरी कंप्लीट होगा तो आपको एंड में ही सेमीकोलन लगाना है। इसका मतलब अगर आपका 2 लाइन का SQL क्वेरी है तो आपको 2 बार सेमीकोलन नहीं लगाना है, उस केस में भी आपको सेमीकोलन एक ही बार लगाना है और वो आप सेकेंड लाइन के एंड में लगाओगे। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट्स इन MySQL। सो वैसे तो हमने डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में इसका जो डेफिनेशन है वो अपने पिछले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा है, बट चूंकि डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट्स आपके इस चैप्टर में SQL स्टेटमेंट में यूज होंगे, इसलिए मैं थोड़ा इसको और डीप में कवर कर लेता हूं। देखते हैं डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। सो किसी भी एट्रीब्यूट का जो डेटा टाइप होता है वो बेसिकली उस एट्रीब्यूट के बारे में बताता है कि उस एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है डेटा की। ठीक है, सो डेटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। ठीक है, अब आपके MySQL में कुछ कॉमनली यूज डेटा टाइप्स होते हैं। सो मेजर रूप से 5 डेटा टाइप्स है जो आप बार बार अपने SQL स्टेटमेंट में यूज करोगे। पहला है कैर, जो बेसिकली कैरेक्टर टाइप डेटा को स्पेसिफाई करने के काम आता है। सेकंड है वैर कैर, बोले तो वेरिएबल कैरेक्टर, ये भी आपके कैरेक्टर टाइप डेटा को स्पेसिफाई करने के काम आता है। थर्ड है इंटीजर। फोर्थ है फ्लोट, फ्लोट बेसिकली आपके डेसिमल वैल्यूज को स्पेसिफाई करने के काम आता है। फिफ्थ है डेट, आपके डेट को स्पेसिफाई करने के लिए डेट डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब हम हर एक डेटा टाइप को थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। सो पहला देख लेते हैं कैर एन। सो कैर एन मतलब ये आपका स्पेसिफाई कैरेक्टर टाइप डेटा ऑफ लेंथ एन लेंथ का कैरेक्टर टाइप का डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए कैर एन का यूज करते हैं हम। यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ABCD तो ये आपका कैरेक्टर है। जो भी चीज आपका सिंगल कोट्स में रहेगा वो आपका कैरेक्टर होगा। जैसे A आपका कैरेक्टर है, अगर मैं बोलूँ 1 तो ये आपका कैरेक्टर नहीं है, बट इसी 1 को अगर मैं सिंगल कोट्स में डाल दूं तो ये आपका कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 कैरेक्टर है। बट अब इसी में मैं बोलूँ कि 1A, इसका मतलब इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए, तो कैर एन मतलब स्पेसिफाई कैरेक्टर टाइप डेटा ऑफ लेंथ एन, जहां पे एन की जो वैल्यू पॉसिबल होगी वो 0 से लेकर के 255 तक पॉसिबल हो सकती है। इसका मतलब कि हम किसी भी एट्रीब्यूट की साइज मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक ही कर सकते हैं अगर हम इस डेटा टाइप का यूज करेंगे तो। बट जो कैर होता है वो फिक्स्ड लेंथ का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी डेटा टाइप, किसी एट्रीब्यूट का डेटा टाइप हमने कैर 10 लिखा, इसका मतलब जो उसका साइज होगा उस एट्रीब्यूट का या उस कॉलम का जो साइज होगा वो 10 कैरेक्टर का होगा, और वो आपके मेमोरी में, आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें वो 10 साइज का स्पेस लेगा। अगर आपके पास डेटा
जो आप उस एट्रीब्यूट में या उस कॉलम में इंसर्ट कर रहे हो, अगर वो 10 कैरेक्टर नहीं भी है तो भी आपका MySQL इस केस में कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग करके 10 कैरेक्टर्स बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस एट्रीब्यूट में जिसका डेटा टाइप कैर 10 था, अगर आपने केवल 4 कैरेक्टर ऐड किए, फॉर एग्जाम्पल CITY सिटी, तो इस सिटी में तो केवल 4 कैरेक्टर है, तो MySQL अपनी तरफ से क्या करेगा, 6 कैरेक्टर एंड में, सिटी के एंड में एज अ स्पेस ऐड कर देगा, ठीक है। और देन फिर आपके डेटाबेस में या आपकी जो है स्टोरेज में इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्टोर कराएगा। बात समझ में आई? तो जो कैर एन होता है वो बेसिकली कैरेक्टर टाइप डेटा को स्पेसिफाई करने के काम आता है और इसकी साइज फिक्स्ड होती है। जो सेकंड होता है वैर कैर, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, ये भी आपके कैरेक्टर टाइप डेटा को ही स्पेसिफाई करने के काम आता है, बट यहाँ पे लेंथ जो होता है, जो n लेंथ का ही होता है, बट यहाँ पे लेंथ जो होता है वो वेरी कर सकता है। वेरी इन द सेंस कि जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने कैर 10 लिया था और अगर हम स्टोर करा रहे थे 4 कैरेक्टर को तो वो 10 कैरेक्टर बना देता था, बट हमारे केस में अगर हम वैरकैर यूज कर रहे हैं किसी एट्रीब्यूट के लिए तो वो 4 कैरेक्टर ही मेमोरी में स्पेस लेगा। बात समझ में आई? तो एक बार देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। सो स्पेसिफाई कैरेक्टर टाइप डेटा ऑफ लेंथ वेयर n कुड बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू दिस 65535, बट अनलाइक कैर, varchar n is a variable length data type, that is declaring varchar 30 means a maximum of 30 character can be stored, but the actual allocated byte will be depend on the length of entered string. So city in varchar 30 will occupy space needed to store 4 characters only. बात समझ में आई? आई थिंक ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कैर एंड varchar। जो थर्ड होता है int, ये डेटा टाइप बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू को स्पेसिफाई करने के काम आता है। सो ईच इंट वैल्यू ऑक्युपाइज 4 बाइट ऑफ स्टोरेज। जो आपका जो स्टोरेज होता है, आपका जो लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क होता है उसमें 4 बाइट का स्पेस ये इंट डेटा टाइप लेता है। द रेंज ऑफ अनसाइंड वैल्यूज अलाउड इन अ 4 बाइट इंटीजर टाइप आर 0 टू दिस नंबर। सो अगर आपको कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको पता है कि इस रेंज के बीच में होनी चाहिए और वो इंटीजर ही होनी चाहिए, तो आप इंट डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। अगर आपकी किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू इससे ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है तो उस केस में आपको बिग इंट का यूज़ करना पड़ेगा, और ये बिग इंट डेटा टाइप जो है वो आपकी मेमोरी में 8 बाइट की स्पेस लेती है। इंटीजर भी समझ में आ गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट फ्लोट। जो फ्लोट होता है वो आपका डेसिमल पॉइंट को डिनोट स्पेसिफाई करने के लिए फ्लोट का यूज़ करते हैं। ईच फ्लोट वैल्यू ऑक्युपाइज 4 बाइट। सो ये भी आपका जो मेमोरी में स्पेस लेता है फ्लोट डेटा टाइप, वो 4 बाइट लेता है। जो डेट होता है, डेट टाइप इज यूज फॉर डेट इन दिस फॉर्मेट। सो जब भी आपको डेट को इस फॉर्मेट में डिक्लेयर करना होता है तो उस एट्रीब्यूट का जो डेटा टाइप होगा हम डेट एज अ डेटा टाइप दे सकते हैं। जो सपोर्टेड रेंज है डेट डेटा टाइप का वो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आई थिंक ये पांचों डेटा टाइप हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स। सो जो कॉन्स्टेंट्स होता है वो बेसिकली किसी एट्रीब्यूट के डेटा वैल्यूज पे कुछ सर्टेन टाइप का रेस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए हम कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई करते हैं किसी एट्रीब्यूट के ऊपर, और ये कॉन्स्टेंट हर एक एट्रीब्यूट के ऊपर लगाना कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सो एक बार देख लेते हैं। सो कॉन्स्टेंट्स आर द सर्टेन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डेटा वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। बिलो टेबल हैव सम of the commonly used constants in SQL. They are used to ensure correctness of data. However, it is not mandatory to define constants for each attribute of a table. ठीक है, मतलब टेबल के हर एक एट्रीब्यूट पे कॉन्स्टेंट्स लगाए ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कुछ कॉमनली यूज्ड SQL कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं। सो जो पहला है वो आपका है नॉट नल। नॉट नल बोले तो किसी एट्रीब्यूट के ऊपर अगर आप नॉट नल करके कांस्टेंट लगाते हो, इसका मतलब उस एट्रीब्यूट की वैल्यू नल पॉसिबल नहीं हो सकती। सो नॉट नल मीन्स इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव द नल वैल्यू वेयर नल मीन्स मिसिंग अ नोन और नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज। बात समझ में आई? तो अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमारा इस एट्रीब्यूट की वैल्यू या इस कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती, तो आप नॉट नल कांस्टेंट लगा सकते हो। जैसे ही आप नॉट नल कांस्टेंट लगाओगे
और कोई आपके डेटाबेस में उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए नल वैल्यू असाइन करेगा, इंसर्ट करेगा, तो वो आपकी एसक्यूएल क्वेरी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो आप यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि इस कॉलम के लिए ये वैल्यू पॉसिबल या ये सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती, राइट। ठीक है, अब सेकेंड कॉन्स्टेंट देख लेते हैं, यूनिक। यूनिक जो कॉन्स्टेंट होता है वो किसी एट्रीब्यूट पे तब लगाते हैं जब हम चाहते हैं कि उस कॉलम की जो वैल्यू हुए वो डुप्लीकेट ना हो, वो हमेशा यूनिक बनी रहे, हमेशा डिस्टिंक्ट बनी रहे। सो यूनिक जो कांस्टेंट है वो क्या बताता है, इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिस्टिंक्ट और यूनिक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड कांस्टेंट, डिफॉल्ट। सो जो डिफॉल्ट कांस्टेंट होता है हम किसी एट्रीब्यूट के ऊपर तब लगाते हैं जब हम चाहते हैं कि उस एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर यूजर ने एंटर नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट हम उस एट्रीब्यूट की वैल्यू या उस कॉलम की वैल्यू ये कंसीडर कर लेंगे। तो उस केस में उस एट्रीब्यूट के ऊपर हम डिफॉल्ट कांस्टेंट लगाते हैं। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो अ डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर द कॉलम इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड। अगर कोई वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे आपने दिया होगा उस एट्रीब्यूट की वैल्यू वो बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। फोर्थ कांस्टेंट जो है वो प्राइमरी की है। सो प्राइमरी की बेसिकली किसी एट्रीब्यूट के ऊपर तब लगाते हैं जब हम चाहते हैं कि ये एट्रीब्यूट हमारे इस पूरे टेबल के हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। सो द कॉलम विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो रिकॉर्ड इन अ टेबल। सो उस केस में हम उस एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की का कांस्टेंट लगा देते हैं, राइट। जो फिफ्थ कांस्टेंट है वो है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब ये होता है जब हम किसी एट्रीब्यूट को एज अ फॉरेन की बनाना चाहते हैं तो हम फॉरेन की कांस्टेंट का यूज करते हैं उस एट्रीब्यूट के लिए। जो बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो द कॉलम विच रिफर्स टू वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट डिफाइन एज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो उसको हम उस एट्रीब्यूट के ऊपर हम फॉरेन की का कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने टेबल में किसी एट्रीब्यूट को एज अ फॉरेन की बनाना चाहते हैं तो हम उस एट्रीब्यूट के ऊपर फॉरेन की एज अ कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगी हो और आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट के थ्रू अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट्स को रीड करके उसको रिप्लाई करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।